स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। देखिए आज का हमारा लेक्चर है जो कि पार्ट नंबर 27 है ना, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, बैंडी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? बैंडी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैंडी ग्राफ जनरेटर को समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? कोरोना इफेक्ट को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कोरोना इफेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। ये वो वाला कोरोना नहीं, नोवल कोरोना वायरस नहीं है ये। जो कोरोना इफेक्ट बेसिकली अभी हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी होता है कोरोना डिस्चार्ज। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम। देखिए जैसे कि आपको पता हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में दिया हुआ है। ये अपना आज का टॉपिक है बैंडी ग्राफ जनरेटर, राइट। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कि हमेशा जो मैं आपको बताता ही हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लस यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर इन 12th क्लास। एंड लास्ट आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इसको प्रेस करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि जब भी न्यू वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, जब मैं लाइव आऊँगा, तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फाइन, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए तो पहला लेक्चर शुरू करने से पहले देख लीजिए यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, जैसे कि आपको हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जैसे 7 जून है, 7 जून को आपका कौन सा डे रहा था? आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कौन सा था? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून है आज, है ना। आज लेक्चर सुन रहे हो, आज कौन सी तारीख है? 8 है। 8 जून को 2 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक है हमारा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, और 8 जून को ही आपका कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। कौन सा? वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 8 जून को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड ओशियन डे। कौन सा डे है आपका? वर्ल्ड ओशियन डे। आई होप ये बात क्लियर होगी। अगर आपको याद रखना इन चीज़ों को तो रख सकते हो, नहीं तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फ्यूचर में आपको ये चीज़ें काम आएंगी। फाइन, तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है जो कि कोरोना डिस्चार्ज है। कौन सा टॉपिक है हमारा? कोरोना डिस्चार्ज टॉपिक है। अब कोरोना डिस्चार्ज को समझते हैं क्या है क्या नहीं। फाइन, तो इसको शुरू करने से पहले, है ना, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फाइन, देखिए देखो कोरोना डिस्चार्ज हम समझ रहे हैं ना। तो देखिए कोरोना डिस्चार्ज समझने से पहले यू हैव टू नो समथिंग लाइक, देखिए हमें पता है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया हुआ एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ाया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा के साथ लिखते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? क्यू अपन ए, यानी कि चार्ज अपन एरिया। ये चीज़ तो आपको पता होगी। फाइन, ये फार्मूला मैंने आपको समझाया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। कितना चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर दिया है वो हमें क्या दे देता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बताता है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे करके कोई कंडक्टर है इस तरह से। फाइन, ये मेरे पास कंडक्टर है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी यहाँ से, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी से मैं समझता क्या हूँ, मुझे इस फार्मूले को देख के क्या समझ आती है? देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंडक्टर जिसका एरिया ज़्यादा है, अगर कोई कंडक्टर का एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर कोई कंडक्टर है आपके पास, उसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है, तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। अगर उसका सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। याद करो मैंने आपको बताया था कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्टर के ऊपर, है ना, बताया था ना। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट चलता है कि आपका जब भी आप कोई कंडक्टर के ऊपर एक चार्ज सप्लाई करोगे, वो सारा का सारा चार्ज आपका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस कंडक्टर के ऊपर। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी जो मैंने बताई। अब देखो इस कंडक्टर को देखो ध्यान से। अगर मैं इस सरफेस को देखूं, इस कंडक्टर को देखूं, ये जो बनाया हुआ है मैंने, इस कंडक्टर का देखूं, तो इतना सा जो पोर्शन है ना इसका, इसका एरिया क्या है? ज़्यादा है। और इस कंडक्टर को मैं चार्ज दे देता हूँ, मान लो प्लस क्यू। कितना चार्ज दे दिया मैंने? प्लस क्यू। अब अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे तो चार्ज आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी ये लग गया। कॉन्सेप्ट क्या लग गया?
एरिया जहां पे ज्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका कितना चार्ज की कंसंट्रेशन होती है, बेसिकली डेंसिटी हमें वो बताती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपके नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं वो हमें डेंसिटी समझाने की कोशिश करती है। बात समझ आ रही होगी। तो देखो जब एरिया ज़्यादा होगा ना तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मीन वहाँ पे थोड़े चार्जेस कम होंगे एक गिवन एरिया के ऊपर। लेकिन जब यहाँ इस पोर्शन को देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने मार्क किया है ना, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, जहाँ पे चार्जेस आपके क्या होंगे है ना, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए होंगे। जहाँ पे सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जहाँ जिसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, वहाँ पे आपके चार्जेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। चार्जेस ज़्यादा नहीं होंगे। बेसिकली मैं ये कहूँगा, यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड जो यूज़ करूँगा वो क्या है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब भी आपका एरिया ज़्यादा होता है, जब भी आपका एरिया ज़्यादा होगा तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो एक सेकेंड, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगी। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना फिर से। मैंने बोला जब भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इधर सरफेस एरिया आपका क्या है, ज़्यादा है, इधर सरफेस एरिया आपका क्या है, ज़्यादा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। लेकिन इस चीज़ को देखो, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है आपका, कम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें नेट शेल में ये समझ आई कि जब भी आपका कोई भी इस कंडक्टर का सरफेस एरिया कम होगा, वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जब भी ऐसा होता है ना, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो कंडक्टर है ना, ये पोर्शन जो है, जो आपका जो वाला ये जो पोर्शन है ना कंडक्टर का, ये यहाँ पे चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है जब भी एयर इसके कांटेक्ट में आती है। जब भी इस एरिया के, ये जो नुकीला एरिया दिख रहा है ना आपको, पॉइंटेड एरिया, बेसिकली कौन सा एरिया जी आपका, पॉइंटेड एरिया। इस पॉइंटेड एरिया के कांटेक्ट में जब भी एयर आती है, ये सारा चार्ज क्या करने लगता है, उसके साथ कांटेक्ट में आता है। और कांटेक्ट में आने के कारण ये चार्ज को, ये जो चार्ज होता है उस हवा को, जो जो एयर इसके कांटेक्ट में आ रही है उसको भी क्या कर देता है, चार्ज कर देता है। ये जो पॉइंटेड एरिया है, इस पॉइंटेड एरिया के कांटेक्ट में जब एयर आती है, एयर भी क्या हो जाती है आपकी, चार्ज हो जाती है। तो बेसिकली अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आपका एरिया, कोई भी कंडक्टर का पॉइंटेड एरिया होता है, जहाँ पॉइंटेड कंडक्टर होता है, वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज ज़्यादा होने के कारण ये चार्ज क्या कर देता है, हवा को भी चार्ज कर देता है, हवा को भी क्या कर देता है, चार्ज कर देता है। तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये चार्ज यहाँ से क्या होना शुरू हो गया, लीक होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया, लीक होना शुरू हो गया। या मैं यूं बोल सकता हूँ क्या होना शुरू हो गया, डिस्चार्ज होना लगा है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं दो लाइनों में आपको बताऊं, जब भी आपका एरिया कम होगा, एरिया कम होने का मतलब कंडक्टर कैसा है आपका, पॉइंटेड कंडक्टर है। पॉइंटेड कंडक्टर होने के कारण उस पॉइंटेड एरिया से आपका चार्ज क्या होने लगता है, लीक होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। देखिए स्टेटमेंट क्या बनती है हमारी, व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या है आपका, देखिए, इलेक्ट्रिक विंड सेटअप विच टेक्स, जो क्या करती है ना, ये दो बार रिपीट हो गया, विच टेक्स अवे द चार्ज कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर। कोरोना डिस्चार्ज आपका क्या है, वही जो मैंने समझाया। ये क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाती है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाती है, जो क्या करती है, विच टेक्स अवे द चार्ज कॉन्टिन्यूसली, जो कॉन्टिन्यूसली उस चार्ज को क्या करती है, अपने साथ लेके जाने लगती है। कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर। उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं हम, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, या कोरोना इफेक्ट कहते हैं, या क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, या कोरोना इफेक्ट कहते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो सिंपल सी बात बोली मैंने, कोई भी पॉइंटेड कंडक्टर होगा, उसको जब आप चार्ज सप्लाई करते हो तो उस कंडक्टर का जो पॉइंटेड एंड होता है उसका सरफेस, वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है आपकी, ज़्यादा हो जाती है। उसके कारण वहाँ से चार्ज आपका लीक होने लगता है, एक विंड सेटअप हो जाती है। वो जो विंड होती है अपने साथ उस चार्ज को लेकर जाना शुरू कर देती है। उसी लीकेज ऑफ चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोल देते हैं, या कोरोना इफेक्ट बोल देते हैं।
आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। ये चीज़ ये मैंने काट दिया है ना, ये 2 बार रिपीट हुआ है, फाइन। तो देखिए अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्या, आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर। क्या पढ़ना है हमें, वेन डी ग्राफ जनरेटर। जनरेटर का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ चीज को हम जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, कोई चीज को जनरेट करेंगे। तो क्या जनरेट करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम जनरेट करेंगे क्या, पोटेंशियल। क्या जनरेट करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करेंगे, फाइन। देखिए तो क्या है, ये एक डिवाइस होता है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 10 रेज पावर 6। यहाँ पे कर लेना आपको 10 रेज पावर 6, ठीक है। तो ये पावर है, ठीक है। 10 रेज पावर क्या होगा, 6 वोल्ट होगा बाय अप्लाइंग स्मॉल पोटेंशियल। हम क्या करते हैं, एक हमारे पास डिवाइस होता है, एक हमारे पास क्या होता है, डिवाइस होता है। उस डिवाइस को हम थोड़ी सी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। उस थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से भी हमें आउटपुट जो मिलती है वो क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है। बहुत ज़्यादा हमें क्या मिलता है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है। कितना मिलता है, वो रेंज कौन सी रेंज में मिलता है, इट इज़ 10 रेज पावर 6 वोल्ट की रेंज में मिल जाता है। बात समझ गए होगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर ये तो ठीक है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल मिलता है, पर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो इसका जो काम करने का प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल समझेंगे इसका। तो इसका जो काम करने का प्रिंसिपल है वो 2 प्रिंसिपल है इसके काम करने के। पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है आपका, कोरोना डिस्चार्ज। पहला प्रिंसिपल क्या है आपका, कोरोना डिस्चार्ज, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया। तो यहाँ पे जो मैंने कोरोना डिस्चार्ज लिखा है ना, पहला प्रिंसिपल कौन सा आपका, कोरोना डिस्चार्ज। तो ये जो पहला प्रिंसिपल समझाया, यू हैव टू राइट दिस। उस जो मैंने वहां पे स्टेटमेंट समझाई ना, उस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पहले प्रिंसिपल के अंदर। दूसरा प्रिंसिपल समझो ध्यान से, क्या है दूसरा प्रिंसिपल, क्या है, द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू हॉलो कंडक्टर। क्या है, द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू द आउटर सरफेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। देखो क्या मतलब हुआ इसका, ये बात मैंने पहले भी वैसे समझाई हुई है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास एक कोई हॉलो कंडक्टर होगा, हॉलो का मतलब अंदर से खाली, खोखला, अंदर से कैसा, खोखला। जब भी मैंने आपको बोला था, जब भी आपके एक हॉलो कंडक्टर को, मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। इस स्फेरिकल कंडक्टर को देखो, देखो मान लो ये आपका एक स्फेरिकल खोखला कंडक्टर है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। जब भी आप इसको चार्ज को सप्लाई करोगे ना, चाहे आप अंदर से चार्ज सप्लाई करो, चाहे आप बाहर से चार्ज को सप्लाई करो, कहीं से भी आप इसको चार्ज को सप्लाई करोगे, इस हॉलो कंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है, जब भी आप हॉलो कंडक्टर को जब चार्ज सप्लाई करते हो तो वो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो पता ही है हमें, है ना, प्रॉपर्टी समझी थी मैंने, करवाई थी आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझाया था ना मैंने टॉपिक एक, तो उसके अंदर हमने समझा था। तो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब भी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये ऐसा नहीं है कि ये चार्ज आपका अंदर ही रह जाएगा, अंदर नहीं रहेगा कंडक्टर के, ये हमेशा क्या चला जाए, कहाँ चला जाएगा, आपके सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कहाँ चला जाता है ये चार्ज आपका, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आई होप दोनों बातें समझ आ गई होंगी। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जो हाई लो पोटेंशियल को क्या कर देता है, हाई पोटेंशियल कर देता है, जो जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम लो पोटेंशियल अप्लाई करें और हमें बहुत ज़्यादा, है ना, हाई पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। ये 2 प्रिंसिपल पे काम करता है, एक होता है कोरोना डिस्चार्ज और दूसरा होता है आपका प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। कौन सी, हॉलो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जब भी आप चार्ज को सप्लाई करते हो हॉलो कंडक्टर को, तो वो चार्ज आपका आउटर सरफेस पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आउटर सरफेस पे चला जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कैसे, यूनिफॉर्मली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली। ये आपके 2 प्रिंसिपल है, ये यूज होते हैं आपके वेन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर। तो देखते हैं आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर देखने में होता कैसा है। तो अगर आप वेन डी ग्राफ को देखोगे, वेन डी ग्राफ जनरेटर को देखोगे, तो ये देखने में कुछ इस तरह से होता है, जो आपके सामने डायग्राम है ना, ये डायग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बार मैं इसको बना देता हूँ, है ना, रफ डायग्राम मैं साइड पे आपके लिए बनाता हूँ, कैसे है एक बार आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। देखो पहले, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं साथ साथ में समझाऊंगा और साथ साथ में
बनाऊंगा ताकि आपको पता चले भी बनानी कैसे हमें डायग्राम। फाइन, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इंसुलेटर प्लेट रख देनी है नीचे, क्या कर लेना है, इंसुलेट कर देना है, और यहाँ पे एक पिलर बनाना है। एक पिलर आप क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे। एक देखो मैंने, मेरा ध्यान ज़्यादा समझाने की तरफ होगा, इसलिए डायग्राम ज़्यादा अच्छी बनेगी नहीं, है ना, ज़्यादा ध्यान मेरा किसकी तरफ है, समझाने की तरफ। एक दो पिलर बनाने हैं, एक पिलर आपको यहाँ पे बनाना है P1, एक पिलर बनाना आपको यहाँ पे, दो पिलर बन गए। इस पिलर के ऊपर आपको क्या रखना है, स्फेरिकल कंडक्टर, यहाँ पे आपको क्या रखना है, एक स्फेरिकल कंडक्टर रख देना है। फाइन, बात समझ आ रही होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्फेरिकल कंडक्टर रख देना है इस तरह से। ठीक, ध्यान रखना ये पिलर पिलर है आपके, इस पिलर के ऊपर आपने खड़ा किया एक स्फेरिकल कंडक्टर। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना एक यहाँ पे और एक यहाँ पे सर्कल लगाना है। ये सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि मुझे आप यहाँ पे क्या लगानी है, एक बेल्ट लगानी है। क्या लगानी है, बेल्ट। बेल्ट आपने देखा होगा भाई, देखना जो मशीन्स होती है ना बड़ी बड़ी, जैसे अगर आपने वो जो चक्की देखी होगी आपने, जो आटा बनाती है ना, गेहूं को पीस के आटा बनाती है बेसिकली, वहां पे देखना, अगर आपने नहीं देखी होगी एक बार जाकर देखना, उस जो आटा जो गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है ना, मशीन होती है जो, तो उसके ऊपर भी देखना एक बेल्ट सी लगी होती है। ये वही बेल्ट है, एक मोटर आपकी यहाँ पे लगी होती है, एक मोटर आपकी यहाँ पे लगी होती है। मोटर तो नहीं कह सकते इसको, यहाँ पे इस ये बेसिकली होती है पुल्ली। क्या बोलते हैं इसको, हम पुल्ली बोलते हैं। ऐसे करके इस पुल्ली के ऊपर हमने क्या लगाई होती है, बेल्ट लगाई होती है। क्या लगाई होती है हमने, बेल्ट लगाई होती है। और ये पुल्ली बेसिकली चलती है किसकी मदद से, मोटर की मदद से। किसकी मदद से चलती है, मोटर की मदद से। बात समझ गए होगे, फाइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास बेल्ट, ये देखो ये ध्यान रखना, ये कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है, ओके। ये तो ये होगी हमारी पुल्ली P2, और ये नाम दे दो इसका कौन सा, P1। इसका नाम क्या दे दिया मैंने, P1, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्या करना, कोम्ब ऐसे करके यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके एक कोम्ब बनाना है। इस कोम्ब को आपको, कोम्ब कोम्ब का मतलब समझना, कंगा, कंगी होती है ना, कंगी, वो यहाँ पे होगा ये कंडक्टर ही, इस कंगी जैसा है ना, कंगी जैसा यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कंडक्टर होता है बेसिकली, आपको यहाँ पे बनाना है। और ध्यान रखना ये जो कोम्ब बना रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना इस बेल्ट के सामने होगा। देखो डायग्राम में भी थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया, ये डायग्राम के, ये जो बेल्ट है ना यहाँ पे, इस बेल्ट के सामने आना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना। देख लो डायग्राम में ये जो है ना कॉम बनाया हुआ, यहाँ पे जो कॉम दिख रहा है आपको, ये बेल्ट के सामने है। ऐसा ना हो कि आपने पुल्ली यहाँ लगा दी और कंगा यहाँ पे लगा दी। ये जो कंगी लगी हुई ना, यहाँ पे नहीं लगा देनी, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो कॉम्ब बना है ये बेल्ट के सामने आना चाहिए, ठीक है जी, फाइन। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद इसको कॉम नंबर क्या नाम दे दो, ये कॉम भी बोल सकते हैं, ब्रश भी बोल सकते हैं, इसको नाम दे दो क्या, B1। ये जो कॉम लगाया ना इसको नाम दे दिया मैंने B1। और इस कंडक्टर के साथ जोड़ के यहाँ पे एक और कंघी लगा देनी है मुझे, जिसको नाम दे दूंगा मैं B2। कॉम कौन सा, दूसरा। आई होप बात समझ आ गई होगी ये, ठीक है। कैसे काम करता है कैसे नहीं वो समझाता हूँ मैं बाद में। इतनी बात समझ आ गई सभी को जितनी मैंने बनाई ये डायग्राम, फाइन। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया होता है, पोटेंशियल लगाया होता है हाई टेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाई टेंशन भी बोलते हैं, हाई टेंशन वोल्टेज या हाई पोटेंशियल। समझ आ रही है बात, हाई टेंशन। यहाँ पे इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस कॉम को चार्ज सप्लाई करेंगे। ये जो कॉम बनाया हुआ ना इसको हम क्या करेंगे, चार्ज सप्लाई करेंगे। बात समझ आ गई, ओके। अब मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ आपको क्या है क्या नहीं, फाइन। देखो ये हमारे पास डायग्राम है। अभी तक मैंने आपको ये पूरी डायग्राम, इतनी सी डायग्राम समझा दी है कैसे बनानी है, फाइन। अब देखो क्या होता है, हाउ दिस डिवाइस वर्क वो समझते हैं। देखो यहाँ पे हाई टेंशन लगा हुआ है। ये हाई टेंशन क्या करता है, ये हाई टेंशन क्या करता है, इस B1 जो कॉम लगा हुआ ना, जो B1 कॉम, ये इसका नाम क्या है, B1। ध्यान रखना ये कौन सा आपका B1 कॉम है। इस B1 कॉम को चार्ज कर देता है। कौन सा चार्ज दे देता है इसको, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज दे देता है इसको, पॉजिटिव चार्ज देता है ये हाई टेंशन। जैसे ये हाई टेंशन को पॉजिटिव चार्ज देगा, और ये देखो आगे इसके जो ऐसे करके है ना,
ऐसे करके पॉइंटेड एरिया आ गया। कैसा एरिया आपका? पॉइंटेड एरिया है। अब पॉइंटेड एरिया मैंने क्या समझाया था आपको, जब भी पॉइंटेड एरिया होता है तो यहां से चार्ज आपका क्या करने लगता है, लीक करने लगता है। एक बिंड सेटअप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, और कोरोना डिस्चार्ज के कारण आपका चार्ज क्या करने लगेगा, लीक करने लगेगा, और ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस बेल्ट के ऊपर सप्लाई हो जाएगा, इस बेल्ट के ऊपर आ जाएगा। इतनी सी बात समझ आ गई होगी। मैंने क्या बोला, ये हाई टेंशन इस कॉम को पॉजिटिव चार्ज देगा, ये पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ कोरोना डिस्चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस बेल्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। अब बेल्ट पे तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया, कहाँ पे आया, ये सिर्फ यहाँ पे आया अभी तक। अब ध्यान दो, ये बेल्ट किसके साथ लगाई होती है हमने, मोटर के साथ। ये मोटर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखो मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ ये जो मोटर है ना रोटेट कर रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं सर्कल को घुमा रहा हूँ। ठीक, कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, यहाँ पे एरो से दिखाया हुआ है। तो देखो जैसे ही इस तरफ घूम रही होगी ना, तो ये बेल्ट जैसे ही चल रही है तो ऊपर की तरफ चार्ज को लेके चली जाएगी अपने साथ, किस तरफ, ऊपर की तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, थोड़ी देर बाद ये चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, थोड़ी देर के बाद और ऊपर पहुँच जाएगा, थोड़ी देर के बाद और ऊपर पहुँच जाएगा, और ये प्रोसेस आपका इस तरह से चलता रहेगा। तो बेसिकली बी वन जो कॉम था इसने क्या कर दिया, इस एरिया को चार्ज कर दिया। कौन सा चार्ज दे दिया इसको, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बिकॉज ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, बिकॉज ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। और ये बेल्ट क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, और ये चार्ज अपने साथ क्या करेगी, लेके चलेगी। जैसे ही चार्ज आपका यहाँ पे पहुंचेगा, जैसे ही चार्ज आपका कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। इधर ध्यान से समझना क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस कॉम के सामने B2 कॉम है, जो ध्यान देना, ये जो B2 कॉम है ना, इसका नाम क्या है, ये क्या नाम दिया था इसको मैंने, B2 कॉम है ना, यहाँ पे देखो B2 कॉम नाम दिया हुआ है। तो ये जो B2 कॉम है, इसके सामने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये देखो यहाँ पे कंडक्टर है, कंघी जैसा है ना, कंघी जैसा यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है। तो यहाँ पे क्या होगी, इंडक्शन होगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे क्या चार्ज बन जाएगा आपका, नेगेटिव। इस कंघी के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, इस तरफ अगर नेगेटिव चार्ज आया है, अगर राइट साइड जो कोम्ब है, कोम्ब के राइट साइड अगर नेगेटिव चार्ज आया है इंडक्शन के बजाय, तो लेफ्ट साइड इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। भी लेफ्ट साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही इंडक्शन होगी, इस तरफ आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा, कॉम के पॉजिटिव चार्ज। हो जाए पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहाँ पे, इसके ऊपर। किसके ऊपर, ये जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर लगाया था बाहर, इन पिलर्स के ऊपर जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर लगाया था ना, इसके ऊपर ये इंडक्शन के कारण जो चार्ज बना है किसके ऊपर आ जाएगा, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर आ जाएगा। और इस स्फेरिकल कंडक्टर का नाम दे दो क्या है, एस है। ठीक है, फाइन। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या समझाया। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है बेल्ट का, इंडक्शन के कारण इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। किसके ऊपर, कॉम्ब के ऊपर। और जो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आया है, तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे ही इसके स्फेरिकल कंडक्टर को, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज मिला, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके ऊपर, आपके स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर। और इस स्फेरिकल कंडक्टर का नाम क्या है आपका, एस। क्या नाम है इसका, एस। समझ गए होगे बात। पॉजिटिव चार्ज तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो चला गया। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये जो इतना सा पोर्शन दिख रहा है बेल्ट का, ये पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बात समझ गए। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज जो था ये तो स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर ली। अब यहाँ पे क्या बचा, इस तरफ तो नेगेटिव चार्ज बचा जो कॉम्ब के ऊपर है, और बेल्ट के ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज बचा। ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और बेल्ट आपकी क्या हो जाती है, फिर न्यूट्रलाइज हो जाती है। और आप देख रहे हो इस तरफ जो बेल्ट का पोर्शन है वो कैसा है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बनाया हुआ। क्यों नहीं बनाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ गए होगे। तो इस तरफ जैसे ही बेल्ट जाती है, आपका चार्ज कैसा क्या हो चुका होता है, इधर न्यूट्रलाइज हो चुका होता है। और फिर से जैसे यहाँ पहुँचती है, जो कॉम्ब क्या करता है, फिर से इसको पॉजिटिव चार्ज दे देता है। ये पॉजिटिव चार्ज फिर से ऊपर चला जाता है, बेल्ट इसको लेके चली जाती है। जैसे अब यहाँ पहुँचता है, यहाँ पे इंडक्शन होती है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस तरफ पॉजिटिव। और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पे आपके इस तरफ आपकी क्या हो जाती है ना,
इस तरफ आपका फिर से क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, फिर से बेल्ट नीचे चली जाती है इस पोर्शन को लेके, फिर से यहाँ पे पहुँच जाती है ना। और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, और जैसे जैसे ये प्रोसेस आपका रिपीट करता जाता है, यहाँ पे इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर, एस कंडक्टर के ऊपर चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। जो आपका चार्ज है, इसकी ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, ये सर्कल जब जो बार बार रिपीट हो रहा है, इस सर्कल के कारण बेसिकली हो क्या रहा है, आपका ये जो एस कंडक्टर है ना, जो आपने स्फेरिकल होलो कंडक्टर लगाया था पिलर्स के ऊपर, इसके ऊपर चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसके ऊपर चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब ऐसा होने से होता क्या है, चार्ज इंक्रीज होने के कारण होता क्या है, देखो ये सारी थ्योरी मैं आपको दूंगा, ये सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने लगा हूँ, ये समझो। देखो देखो क्या होता है अभी, अच्छा समझाते हैं यहाँ पे आपको, एक बार कलर चेंज कर लूँ, है ना। देखो अब ऐसा होने से पता क्या होता है, आपको पता है व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज चार्ज अपॉन, बताओ, कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो ऊपर मैंने ऊपर ये स्फेरिकल कंडक्टर रखा हुआ है ना, एस कंडक्टर स्फेरिकल, इट विल एक्ट एज ए कैपेसिटर। ये कैसा काम करेगा, कैपेसिटर की तरह काम करेगा। बताया था ना मैंने, बताया था मैंने आपको, कोई भी कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। चार्ज को स्टोर कर रहा है, बेसिकली इट इज एक्टिंग एज ए कैपेसिटर। क्या कैसा काम कर रहा है ये, कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली आप एक चीज नोटिस करो ना, यहाँ पे बेसिकली चार्ज इसके ऊपर आ रहा है बार बार, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर बार बार चार्ज, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, अल्टीमेटली इसके ऊपर चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं, चार्ज को क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर स्टोर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो इट इज एक्टिंग एज ए कैपेसिटर। और कैपेसिटर के केस में बताओ, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है ना, Q इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, CB के बराबर। Q किसके बराबर होता है आपका, CB के बराबर होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए होगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वी नो Q इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, CB के बराबर। अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो क्या हो जाएगा, Q अपन C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q अपन C हो जाएगा। और स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है, अगर उसका मुझे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालनी हो, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होता है, उसका फार्मूला जो हमारे पास होता है, उसका फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, अगर मुझे स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालनी हो तो क्या फार्मूला होता है उसका, 4/पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इस फार्मूले को सी की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी की जगह क्या लिखूंगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4/पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ से इस चीज को देख के मुझे बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे कंडक्टर के ऊपर, एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे हमारे कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, उस कंडक्टर का इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मैंने एक देखो, जब मैं कैपेसिटर पढ़ाना शुरू किया था, मैंने तब भी समझाया था कि आपकी जैसे जैसे आप कोई कंडक्टर को चार्ज देते हो, उसकी पोटेंशियल क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो क्यों होती है यहाँ पे समझो, देखो एक चीज और समझो, ये जो रेडियस है ना, हमारे जो कंडक्टर हमने यूज किया है, ये जो हॉलो कंडक्टर हमने यूज किया है, ये जो है ना हॉलो कंडक्टर, ये हमने जो यूज किया हुआ है, इसका रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 20 नीचे वाली वैल्यू तो आपकी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। अब जैसे जैसे आपका चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी उस कंडक्टर की क्या होती जाएगी, पोटेंशियल इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, इसकी पोटेंशियल कितनी पहुंच जाएगी, 10⁻⁶ पहुंच जाएगी। जब ये साइकिल बार बार रिपीट करता रहेगा, इसके ऊपर चार्ज आता जाएगा, बेस के ऊपर चार्ज, ये है ना कंडक्टर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, पोटेंशियल आपका कितना पहुंच जाएगा, 10⁻⁶ पहुंच जाएगा। जब इतना ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा तो आगे क्या होता है उसको समझते हैं। अब देखिए, अब ये हमने ये जो बनाया है बेन डी ग्राफ जनरेटर, ऐसे तो ना सिर्फ पोटेंशियल बना दिया तो बस काम चल गया, इसका कोई यूज है, इसलिए बनाया है इसको। क्या यूज है, ये हम इसको
अलग से यूजर्स इसके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जब हाई पोटेंशियल हो जाता है ना, यहाँ पे हमने इस तरफ एक क्या लगाया होता है, ऐसे करके एक ट्यूब लगाई होती है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरफ क्या रखा होता है, टारगेट रखा होता है। क्या रखा होता है, टारगेट। टारगेट क्या है सब समझाता हूँ। और यहाँ पे क्या बनाया रखा होता है हमने, एक आयन रखा होता है। क्या रखा होता है, आयन सोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, आयन सोर्स। ध्यान देना, ये जो बनाया ना मैंने, मार्क कर रहा हूँ जिसको, इसको हम क्या बोलते हैं, आयन सोर्स। आयन सोर्स क्यों बोलते हैं अभी समझेंगे हम। देखो क्या होता है अभी, देखो ध्यान से, ये जो मैंने ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया ना, है ना, देखो एक बार मैं इसको इरेज कर लूँ। ये जो है ना, इसको हम, पहली बात है, इसको बोलते हैं आयन सोर्स। क्या किया जाता है, ये जो हमने ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया ना, यहाँ पे हम एक क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयन को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक आयन को रख देते हैं। आयन्स का क्या करते हैं, इसके सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया था। जब बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया तो आपका पोटेंशियल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। वैन डी ग्राफ्ट का काम क्या होता है, वैन डी ग्राफ्ट जनरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, एक छोटे से आयन को एसरलेट करवाना हो, उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव कराना हो। देखो अब आपको पता ना, जब को कैंसर की ट्रीटमेंट करनी होती है तो बेसिकली वहाँ पे हम रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली रेडिएशंस बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हाईली एसरलेटेड आयंस की। किसकी, हाईली एसरलेटेड आयंस की। अब हाईली एसरलेटेड भी आयन तुम बना लेंगे हम, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको इतनी तेज़ी से चलाएं कैसे, उसको इतनी हाई स्पीड पे चलाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने क्या रखा होता है, आयन सोर्स रखा होता है इस पॉइंट पे। यहाँ पे आयन सोर्स रखने के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आयन। देखो ये इसके अराउंड कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं कैसा चार्ज बनाऊंगा, एक नेगेटिव। नेगेटिव, चलो अब यहाँ पे कैसा चार्ज बनाएंगे हम, पॉजिटिव। कैसा चार्ज बना देंगे, एक पॉजिटिव आयन क्रिएट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्रिएट करूंगा, और आपको पता है इस एस कंडक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है, जो कि वो भी कैसा है आपका, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है। कैसा है, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है। इतनी ज्यादा हाई पोटेंशियल जब इस आयन को क्या करेगी, ये भी पॉजिटिव है, इसके अंदर भी आयन कैसा है आपका, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होनी है आपकी, रिपल्शन। क्या होगी, रिपल्शन होगी। जैसे ही यहाँ पे हम पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं, तो ये बाहर वाला एस कंडक्टर इसको क्या करता है, रिपेल करता है। और रिपेल करने के बाद चार्ज आपका कहाँ, हाई वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव करता है। किस तरफ, नीचे की तरफ, जहाँ पे हमने क्या रखा होता है, टारगेट रखा होता है। अब टारगेट कोई रिएक्शन करवानी है हमें, रिएक्शन किसकी मदद से, हाईली, कुछ रिएक्शन होती है हमें हाईली एसिलेटेड क्या चाहिए होता है, आयन चाहिए होता है। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें क्या, कुछ कैंसर की ट्रीटमेंट, कुछ कैंसर की ट्रीटमेंट करनी होती है हमें, तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, हाईली एसिलेटेड चार्जेस चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टारगेट रखा होगा तो उसके साथ ये क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और हमारा जो टास्क होगा वो क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। म्यूटेशंस करनी होती है जीन्स के अंदर की, कोई भी चीज़ के अंदर चेंजेस लानी है, तो यहाँ पे हम उस टारगेट को रखते हैं। और यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्या कर देता है, इस आयन को हाईली एसिलेट करके क्या कर देता है, नीचे की तरफ भेज देता है। देखिए हुआ क्या, हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या हुआ, हाई टेंशन था, हाई टेंशन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। कोरोना डिस्चार्ज के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज बेल्ट ऊपर लेके चली गई, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर दिया, इंडक्शन की। और यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इस कंडक्टर के ऊपर, एस कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फाइन। अब ये पॉजिटिव चार्ज आकर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेल्ट इस तरफ आपकी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज होकर फिर से नीचे आ जाती है। फिर से ये प्रोसेस चलता है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इस प्रोसेस रिपीट होने के कारण इसके ऊपर चार्ज आपका क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है धीरे धीरे। जैसे ही चार्ज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चार्ज आपका बढ़ रहा है, तो मैंने समझाया आपका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि आर का रेडियस आपका जो कंडक्टर का वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। इसके कारण आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है।
एक टाइम ऐसा आता है कि आपका पोटेंशियल कितना पहुंच जाता है, 10⁻6 पहुंच जाता है। अब 10⁻6 पहुंचने के कारण जहां पे आयन सोर्स के अंदर हम क्या रखते हैं, दिख रहा है ना आपको, देखो इस आयन सोर्स के अंदर हम क्या रखते हैं, देखो मैं अच्छे से मार्क करता हूं आपके लिए, ये जो है ना, ये जो आयन सोर्स है इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, इसके अंदर हम रख देते हैं क्या, एक पॉजिटिव आयन सोर्स। ये पॉजिटिव आयन सोर्स और बाहर का हाई पोटेंशियल इसको क्या करता है, रिपेल करता है, और रिपेल करने के कारण ये पॉजिटिव आयन सोर्स कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, और किसके साथ टकराता है जाके, हाई, यहाँ पे हाई वेलोसिटी के साथ किसके साथ टकराता है, आपके टारगेट के साथ टकराता है, और आपकी जो म्यूटेशन करनी होती है, कोई भी रिएक्शन करनी देती है, उसको क्या कर देता है, उसको क्या कर देता है, ये कंप्लीट कर देता है। आई होप ये आपको बात सारी की सारी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। जी सारा प्रोसीजर था आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर का, इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। एक बात साथ से भी याद रखना, ये जो मैंने पिलर बनाए थे ना, ये पिलर हमारे कैसे होते हैं, इंसुलेटेड, ठीक है, इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है जी, कंडक्टिव भी नहीं होते जी आपके जो पिलर लगाए हुए हैं हमने, ठीक है। और जहाँ पे P1 लिखना, स्मॉल p लिखना, ये P1 स्मॉल P2, ठीक है, फाइन। आई होप ये आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो देखो जितना ही मैंने समझाया सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो लो मैं ऊपर ऊपर से एक बार रीड कर देता हूँ, वैसे तो मैंने सारा समझा दिया, एक बार आपके लिए देखो थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए साथ में एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी आपकी। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, लार्ज होलो मेटेलिकल स्फेरिकल कंसिस्ट होता है, जिसका नाम क्या है, एस है। किसके ऊपर माउंट किया होता है, पुलिस के ऊपर, है ना, पिलर्स लिख लेना एक बार, यहाँ पे पिलर कर लेना, ठीक है। तो पिलर्स के ऊपर माउंट किया होता है, और साथ में आपकी दो पुलिस भी होती है, एक का नाम क्या होता है P1 और दूसरी का क्या नाम होता है P2। देखो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, पिलर्स वाली लाइन आप अपने से ऐड कर सकते हो। वैन डी ग्राफ जनरेटर है, कंसिस्ट होता है लार्ज होलो मेटेलिकल स्फीयर एस, माउंटेड ऑन किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर P1 एंड P2। पुल्ली P1 क्या करती है, किसके साथ चलती है, वो मोटर के साथ चलती है, पहली जो पुल्ली है ये वाली, है ना, ये जो पुल्ली है नीचे वाली, है ना। सेकंड पुल्ली किसके साथ चलती है, आपकी मोटर के साथ चलती है। टू शार्प कॉम्ब यूज किए थे हमने, B1 एंड B2, फिक्स्ड नियर था, किसके पास रखे होते हैं हमने इनको, फिक्स किया होता है, B1 को P1 के सामने रखा था, B2 को किसके सामने रखा था, P2 के सामने रखा था, रिस्पेक्टिवली। टचिंग द बेल्ट, है ना, टच नहीं करना है, थोड़ा सा इन कॉन्टैक्ट, बिल्कुल टच नहीं करना होता बेसिकली हमें। यहाँ पे आप ओब्लिक डाल के, है ना, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना नॉट एग्जैक्टली टचिंग, ठीक है, मैंने आपको रिपीट बोल दिया, आप कर लेना करेक्शन यहाँ पे, नॉट एग्जैक्टली टचिंग, एग्जैक्टली उसको टच नहीं कर रहा होता, थोड़ा सा गैप होता है उसके बीच में, फाइन। अब देखो कॉम B1 ने क्या किया था, कॉम B1 ने क्या किया था, स्प्रे किया था। देखो ये जो कॉम B1 होता है ना, इसने क्या किया था, चार्ज को स्प्रे किया था, बात समझ आ रही है। ये जो है ना, मैं एक बार रेड कलर यूज करता हूँ, ये जो कॉम बी है ना, इसने क्या किया था, चार्ज स्प्रे किया था, है ना, डिस्चार्ज हुआ था ना, हवा में उड़ता हुआ चार्ज गया था बेल्ट के ऊपर कोरोना डिस्चार्ज की मदद से। तो इसलिए इसका दूसरा नाम B1 का हम क्या नाम देते हैं, स्प्रे कॉम भी बोलते हैं, स्प्रे करता है चार्ज को, तो क्या है, स्प्रे कॉम भी बोलते हैं। वाइल कॉम बी इज कॉल्ड कलेक्टिंग कॉम, तो जो बी कॉम ऊपर जो लगाया था वो क्या करता है, चार्ज को कलेक्ट करता है, इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं, कलेक्टिंग कॉम भी बोलते हैं। बात समझ आ रही होगी। अब देखो द पॉजिटिव आयन टू बी एसिलेटेड आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब डी। अब ये जो जिसको हमने क्या करना होता है, जिस चार्ज को हमने एसिलेट करवाना होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, एक ट्यूब के अंदर रखते हैं, जिसका नाम क्या है, डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स, आयन सोर्स भी बोलते हैं। तो किसके अंदर, इसका नाम दिया हमने डी। समझ के बाद देखो द पॉजिटिव आयन टू बी एसिलेटेड, जिस पॉजिटिव आयन को हमने एसिलेट करवाना है उसको हम कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब डी। द आयन सोर्स लाइज एट द हेड ऑफ द ट्यूब, वो जो आयन सोर्स होता है वो कहाँ पे होता है, आपका हेड ऑफ ट्यूब, जहाँ पे हमें आयन सोर्स को प्रोड्यूस करना होता है वहाँ वो कहाँ रखा होता है हमने उसको हमने कहाँ रखा होता है, हेड, जो ऊपर बिल्कुल हेड के ऊपर रखा होता है, हेड ऑफ द ट्यूब इन द स्फीयर, दिख रहा है ना। ये जो है ना, इसको हमने कहाँ रखा है, ये जो हेड का इस स्फीयर का यहाँ पे रखा है ना, यही लिखा हुआ उस लाइन के अंदर, फाइन। द टारगेट इज एट द अदर एंड, और टारगेट आपका क्या होता है, अदर एंड, दूसरे से नीचे की तरफ होता है, जिसको हमने क्या किया होता है, अर्थ किया होता है।
द होल असेंबली इज इंक्लोज्ड इन चैम्बर फिल्ड विद नाइट्रोजन और मीथेन एट हाई प्रेशर। अब इस चीज को समझो ध्यान से। अब होता क्या है, देखो आप ये चीज देख रहे हो यहां पे, इसको हमने एक चैम्बर के अंदर बंद कर दिया, इस पूरी चीज को हमने क्या कर दिया, एक चैम्बर के अंदर बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है इसको समझो। देखो एक टाइम ऐसा आता है 10⁻⁶ की वोल्टेज पहुंच जाती है, मींस इतना ज्यादा इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, किसके ऊपर, आपके कंडक्टर के ऊपर। अब इतना ज्यादा जब ये चार्ज आ जाता है ना, जो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर एयर होती है, तो इसकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। हवा क्या होने लगती है, टूटने, हवा के मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। मींस आयंस जो हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी हैं, वो क्या होने लगते हैं, नाइट्रोजन तो बेसिकली नहीं होंगे, बेसिकली जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली वो भी क्या होने लगते हैं, आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो भी क्या हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो चीज ना हो, देखो ना भाई, देखो ये चैम्बर है, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके अराउंड हवा चल रही है, हवा भी क्या होने लगेगी, चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अगर हवा चार्ज शुरू होना हो जाएगी, तो बेसिकली यहाँ का इसके ऊपर वाला चार्ज क्या होने लगेगा, बेस्ड होने लगेगा। ऊपर वाला चार्ज क्या होने लगेगा, बेस्ड होने लगेगा। ये भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला चार्ज आपका बेस्ड ना हो, डिस्चार्ज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। इस सारे सिस्टम को हम क्या कर देते हैं, एक चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। और चैम्बर के अंदर हमें गैस डाल देते हैं, जहाँ तो कौन सी गैस डाल देते हैं, नाइट्रोजन, जहाँ कौन सी, मीथेन। कौन सी गैस डाल देते हैं हम, मीथेन गैस डाल देते हैं, जहाँ नाइट्रोजन डाल देते हैं, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। और ये नाइट्रोजन और मीथेन गैस हमने यूज की होती है, इसको हम किसकी, कौन से प्रेशर, एक हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं। इस गैस को हमने किसके अंदर रखा होता है, हाई प्रेशर के अंदर रखा होता है। फाइन, बात समझ लगे होगी आप लोग, ठीक है। और ये देखो, ये फिर से डायग्राम बनाई हुई है, आपको ये वाली डायग्राम नहीं, जो वाइट वाली पीछे डायग्राम है ना, वो वाली बनानी है। ये देखो सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे अच्छे से, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अगर आपको ये पढ़ना होगा पढ़ लेना, नहीं पढ़ना होगा कोई बात नहीं है, मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटर होते हैं बेसिकली ये आपके, ये सारी बातें, ठीक है, एक बार देख सकते हो अपने एंड पे। अब जितनी भी बातें मैंने समझाई ना, वर्किंग, वो ये वर्किंग यहाँ पे लिखी हुई है, सारी की सारी वर्किंग आपकी लिखी हुई है यहाँ पे। देखो ये सारी यार जितनी भी लिखी है ना यहाँ पे वर्किंग, ये मैंने समझा दी आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता। आपका ये कॉम बी है, ये इसको क्या दिया जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 10⁻⁴, इसको 10⁻⁴ कर लेना, ठीक है। 10⁻⁴ वोल्टेज दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और B1 इलेक्ट्रिक ओम जो होता है वो क्या कर देता है, बिंड सेटअप कर देता है, स्प्रे करता है पॉजिटिव चार्ज को, किसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर। बेल्ट ऊपर चली जाती है और कहाँ पहुंच जाती है, पुल्ली P1 के पास पहुंच जाती है। और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है वहां पे, इंड्यूस हो जाता है शार्प एंड के ऊपर, है ना, जो कंघी थी उसके ऊपर, जो कोम था उसके एंड, शार्प एंड के ऊपर क्या हो गया था, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका था। और पीछे वाली तरफ क्या हो जाता था, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट होकर कहाँ चला जाता है, आपके स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर चला जाता है। समझाया था, है ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, पता चल रहा है ना जो समझा रहा हूँ। ओके, ये सारी चीजें वही लिखी हुई जो मैंने समझाई हुई हैं, ताकि आप अपने वो कर लो। देखो फिर चार्ज आपका न्यूट्रलाइज भी हो जाता है ना। देखो पॉजिटिव चार्ज जो B2 के ऊपर था वो मूव हो जाता है आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ द शार्प एज ऑफ द B2। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक बीट सेटअप एंड डिस्चार्ज द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, बेल्ट को ऊपर क्या कर देता है, उसको डिस्चार्ज कर देता है। इसके कारण आपकी बेल्ट क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। और ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है, और इस तरह से आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, जिसका नाम क्या था आपका, एस था। आउटर सरफेस जो स्फीयर का है उसके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद जो मैंने समझाया था आपको, देखो अब सिर्फ कैपेसिटी होती है जो, एक सेकेंड, अब देखो जो समझाया था मैंने वही है यहाँ पे। जो कैपेसिटी होती है स्फेरिकल कंडक्टर की वो दी हुई है, मैंने समझाया था यहाँ पे। देखो ध्यान से यार, इसको ना ठीक कर लेना, 4πε0r² कर लेना इसको, ठीक है, करेक्शन है, करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब सी की वैल्यू मैंने बताई थी, v इजिकल टू क्या होता है, Q/C होता है। और यहाँ पे हम ये वाला क्या कर लेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे। ये फार्मूला मैंने अभी भी ड्राइव करवाया था, और जो समझाया था वही लिखा हुआ है यहाँ पे।
इस तरह से आपकी पोटेंशियल जो स्फीयर की इंक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन चार्ज, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। और हमें पता है जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है ना हवा की, हवा को अगर आप कितना पोटेंशियल दे दोगे, 3 × 10⁻⁶ वोल्टेज दे दोगे, तो आपकी हवा क्या होने लगती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये डाइलेक्ट्रिक, ये जो वैल्यू लिखी है ना बेसिकली इट इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है आपका, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, लिख सकते हो ये जो वैल्यू है ना 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, इट इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। ये हवा की क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू हवा की। मींस इससे ज्यादा अगर पोटेंशियल दे दोगे ना हवा को, हवा देखो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाती है, हवा में क्रैकिंग साउंड आना शुरू हो जाएगी, हवा ऐसे लगेगा आवाज आएगी आपको। आपने देखा होगा कई बार जब वायर्स एक दूसरे के साथ, हाई वोल्टेज की वायर एक दूसरे के साथ टच होती है तो वहां पे क्रैकिंग साउंड आती है, तो बेसिकली वहां पे इतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है ना। बेसिकली लॉजिक वो नहीं है, वो तो कुछ और ही होता है, ऐसे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बेसिकली लॉजिक कुछ और होता है, वहां पे क्यों क्रैकिंग ऐसी होती है, ऐसी क्यों नहीं होती है, वो अलग चीज़ है। फिलहाल के लिए मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे ही हम पोटेंशियल 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर देते हैं, तो आपकी जो हवा है ना वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, हवा आपकी क्या होने लगती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, तो क्रैकिंग साउंड आने लगती है। तो बेसिकली हवा क्रैक हो रही है मीन्स एक वो क्या हो जाएगी आपकी आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैंने आपको समझाया ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसको क्या किया था, चैम्बर के अंदर बंद किया था। देख लो ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है। अब देखो आगे द प्रोजेक्टाइल्स, देखो द प्रोजेक्टाइल्स लाइक प्रोटॉन ड्यूट्रॉन्स इनको हम यूज करते हैं, जिनको हमें क्या करना होता है, कैन बी जनरेटर इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। इनको हम कहाँ जनरेट करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज जनरेट करते हैं। एंड आर एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब। वो जो ट्यूब लगी थी उसके नीचे है ना, नीचे की तरफ हम उनको क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। और क्या करते हैं, वो जाके क्या करता है, हिट करता है, क्या करता है, हिट करता है। किसको हिट करता है जाके, द एक्सेलरेटेड प्रोजेक्टाइल hit the target with large kinetic energy and bring about artificial transmutation। और क्या लाता है ये, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन लाता है। बिट ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज करना। कोई चीज को चेंज करना हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। जैसे हमारी जीन्स के अंदर म्यूटेशंस होती हैं, बायो वाले पढ़ते हैं जीन्स म्यूटेशन। तो बेसिकली कोई भी चीज के अंदर हमें जब चेंज लाना हो तो हम क्या करते हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। ये सारे इसके वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थी। आई होप समझ आ गई होगी। आप 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका चाहे एग्जाम हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहाँ आपकी जनरल नॉलेज हो, है ना। देखो इसको डे टू डे लाइफ नहीं, जो आपके बेसिकली हॉस्पिटल में यूज हो रहे हैं इक्विपमेंट्स, उसका कहीं ना कहीं उसके साथ इसका लिंक बना हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए सारा। तो यूजर्स देखो, it is used to create high potential of range few million volts। समझ गए, हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद इट इज यूज टू एक्सेलरेट प्रोजेक्टाइल्स लाइक प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। इनको हमें अगर क्या करना होगा, एक्सेलरेट करना होगा, तो इसका यूज करते हैं। जो क्या करते हैं, हिट करते हैं with large kinetic energy and bring about artificial mutations। It is used to study the collisions experiment in physics। फिजिक्स के अंदर जब हमने collisions experiments को स्टडी करना होता है तो वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज होता है। और देखो सच बीम्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए भी हम वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं, पता है ना भाई। क्या सा कैंसर है, देखो मैं कैंसर कैसे होता है, क्या नहीं होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बायो से रिलेटेड अलग से टॉपिक्स बनाऊंगा। फिलहाल के लिए जब कैंसर हो जाता है किसी को, तो भी सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है कहीं ना कहीं, अब उस सेल्स को खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं, एक हाईली न्यूट्रॉन जहाँ आपका क्या प्रोटॉन यूज करेंगे, उसको हाई वेलोसिटी के साथ एक उस टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, उस सेल को क्या कर देते हैं, म्यूटेट कर देते हैं। उस सेल को हम क्या कर देते हैं, म्यूटेट कर देते हैं, या उसको चेंज कर देते हैं, या उसको खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज किया जाता है किसका, आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर का। आई होप आज समझ गए होगे सारी की सारी आपको हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। जितनी चीज़ें, कोरोना डिस्चार्ज समझा हमने, फिर उसके बाद वैन डी ग्राफ्ट समझा, और इसकी सारी थ्योरी भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और आज का लेक्चर मैं यहीं पे पॉइंट अप करूँगा।
आई होप सारी बातें समझ आ गई होगी। तो यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है आपको वीडियोस, ठीक है, इसका लिंक भी शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पे रखते हैं, और आपका यहीं पे आपका ये वाला यूनिट, आपका पूरा यूनिट आपका कंप्लीट होता है, और इसके न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो हम अलग से देख लेंगे बाद में। तो इसी के साथ आपका ये यूनिट पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आपका यूनिट आपका क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब नया यूनिट शुरू करेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कल से। फाइन। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क तो होमवर्क यहाँ पे अभी आपका टास्क क्या है, टास्क मैं आपको दे रहा हूँ एक, आपको बताना है, मैंने 8 जून को 2 डे सेलिब्रेट करने के लिए बोला ना, 2 डे देखो 8 जून और 8 जून को 2 डे होते हैं। एक कौन सा होता है आपका वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, और दूसरा होता है वर्ल्ड ओशियन डे। तो आपको मुझे बताना है इन दोनों डेज की थीम क्या रखी गई है। यू हैव टू कमेंट नीचे, कहाँ पे, वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि इनकी थीम क्या रखी गई है, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर करते रहो, सारी चीज़ें रिवाइज करते रहो, जल्दी ही मैं इनका टेस्ट भी रखूँगा आपके लिए। ओके, तो यहीं पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहना, घर में रहना, सेफ रहना।